दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों ये 25 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं और इनके आगे भी रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और दोस्तों साथ साथ में आप अपने उत्तर भी सोचना या काउंट करते रहना, जिससे क्या है कि आपका एक एग्जाम या टेस्ट पेपर भी हो जाएगा। और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि 25 में से आपके कितने परसेंट सही हुए हैं। और एक बात हो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाते हैं। और दोस्तों ज्यादा इंट्रो में टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा आते हैं प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ? ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1883, ऑप्शन सी 1881 और ऑप्शन डी 1884। अपने को पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ। तो दोस्तों अपने आप सभी अपना अपना उत्तर सोचें, चाहे गलत भी हो अपना उत्तर जरूर सोचें, जिससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को इंग्लिश में इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन। और दोस्तों इसका निर्धारण 1884 में हुआ था। और जगह पूछे तो कहां पर हुआ था? वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। और वॉशिंगटन डीसी कहां पर है? अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में। और दोस्तों अगर अपने को पूछे ये कहां से गुजरती है, तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी स्थल से होकर नहीं गुजरती, यानी कि किसी भी जमीन से होकर नहीं गुजरती है। यह सिर्फ और सिर्फ समुद्र से होकर गुजरती है। तो समुद्र भी कौन सा है, महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और दोस्तों ये एक देशांतर है। और ये कौन सा देशांतर है? 180 डिग्री देशांतर है। दोस्तों ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कौन सा देशांतर है? 180 डिग्री। कहां से गुजरती है? प्रशांत महासागर। निर्धारण कब हुआ था? 1884। और कहां पर हुआ था? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है? अपने को पूछा गया है कि राजस्थान के कितने जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। अपने को पूछा गया है कि गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिला सीमा बनाते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। कितने जिले? 6 जिले। दोस्तों राजस्थान और गुजरात के मध्य कितने जिले हैं? 6। देखो राजस्थान की सीमा शुरू होती है बाड़मेर से। कहां से? बाड़मेर से। फिर बाड़मेर के बाद कौन आता है? जालोर। इसी क्रम में इसकी सीमा है। जालोर के बाद में कौन सा आता है राजस्थान का जिला? सिरोही। अपने सिरोही। सिरोही के बाद में उदयपुर। और उदयपुर के बाद में डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। यानी कि गुजरात की सीमा बाड़मेर से लेकर बांसवाड़ा तक है। और कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और दोस्तों ये नवीनतम 41 जिलों के अनुसार, ये वीडियो में लगभग जो भी प्रश्न है सभी नवीनतम जिलों के अनुसार है। तो ये नवीनतम जिलों के अनुसार 6 जिलों की सीमा है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सीकर जिले की पहाड़ी जिससे भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु धुंधला सफेद इमारती पत्थर उपलब्ध होता है। अपने को पूछा गया है कि सीकर की कौन सी पहाड़ी है जहां से धुंधला सफेद पत्थर निकलता है। ऑप्शन ए रघुनाथगढ़, ऑप्शन बी श्यामगढ़, ऑप्शन सी देवगढ़ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
सोचे, अपना उत्तर सोचे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों ये सभी पहाड़ियां कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? सीकर में। और अगर पूछ ले कि अरावली के ये कौन से हिस्से में स्थित है, अगर अपने को पूछ ले अरावली के 3 भाग है, मध्य, उत्तरी और दक्षिणी, तो ये अरावली के कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में या उत्तरी अरावली में। कहां पर स्थित है? उत्तरी अरावली में। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों वो भी इसी ऑप्शन में है। कौन सी है? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा फिर ध्यान रखना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। चौथा प्रश्न, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी बाणगंगा। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी, जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। और चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 1024 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में से कितनी होकर गुजरती है? 249 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान में है। और अब देखते हैं अन्य नदियां भी। महाई की लंबाई कुल कितनी लंबाई है? अपने 583 किलोमीटर। और 583 से 171 के लगभग इसकी लंबाई राजस्थान में है। किसमें है? राजस्थान में। बनास की कुल लंबाई कितनी है? बनास की लंबाई है अपने 512 किलोमीटर। और बाणगंगा की कुल लंबाई कितनी है? बाणगंगा की कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। तो सबसे लंबी नदी कौन सी हुई? चंबल। और कितनी? 1024। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देश का पहला राष्ट्रीय मरु वनस्पतिकी उद्यान मार्च सफारी में स्थापित किया गया है। यानी कि मार्च सफारी कहां पर है? ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी अजमेर। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी प्रश्न है, लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। तो जिन्होंने भी अपना सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। मार्च सफारी कहां पर है? जोधपुर में। और दोस्तों जोधपुर की एक प्रसिद्ध झील, कौन सी झील है? कायलाना। और कायलाना के किनारे पर स्थित है। क्या स्थित है किनारे पर? मार्चे सफारी पार्क। और इसे मार्चे बायोलॉजिकल पार्क भी कहा जाता है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। कितने देशांतर वृत्त को 1 घंटा वृत्त कहा जाता है? ऑप्शन ए 169 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 15 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 0 डिग्री देशांतर और ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। दोस्तों पहले तो यह बताएं कि यह प्रश्न लगभग सभी को समझ में आ गया है क्या? दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि 1 घंटे में कितने देशांतर पार होते हैं, अपने को यह निकालना है। दोस्तों अपने पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर है? 360। और अपने को 1 घंटे के लिए निकालना है तो कुल घंटों का भाग देंगे तो कितना आता है? 360 में देने पर 15। तो यानी कि 1 घंटे में 15 देशांतर होते हैं। तो जिसमें भी 15 आ रहा है वो इसका सही उत्तर होगा था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 15 डिग्री देशांतर। और जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में दिखाई देता है? ऑप्शन है जालोर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी सिरोही। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। अपने अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? उदयपुर में। और अगर अपने को राज्य पूछ रहे कि सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो राज्य का पूछे तो राज्य का सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान। और राजस्थान में कितना विस्तार है? लगभग कुल अरावली के 80% का राजस्थान में है। और अगर पूछ लगे
अरावली का सर्वाधिक विस्तार अरावली के किस भाग में है? अरावली के भी 3 भाग है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। तो अगर अपने को भाग पूछे तो दक्षिणी भाग, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि दक्षिणी भाग में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न थोड़ा सा ध्यान में रखना। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहां पर स्थित है? दोस्तों कई बार अपने इसको मुक्त पढ़ लेते हैं, यहां पर पूछा गया है युक्त, यानी कि इनके साथ, मतलब किस स्थान पर बालू का स्तूप ज्यादा है। ऑप्शन ए शेखावाटी बहुभाग, ऑप्शन बी आर्द्र शुष्क मैदान, ऑप्शन सी पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, जिन्होंने भी इसका ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। बालू का स्तूप कहां पर होंगे? रेगिस्तानी स्थान में या रेतीले मैदान में? तो रेतीला मैदान कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 9वां प्रश्न, कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी माही और ऑप्शन डी साबरमती। अपने को पूछा गया है कि राजस्थान में जल की आपूर्ति सर्वाधिक कौन सी नदी करती है? जिन्होंने भी इसका सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए, वही इसका सही उत्तर है। और अपने चंबल का उद्गम स्थान कहां पर है? एमपी के महू जिले के जन्नापाव की पहाड़ियों से। कहां से होता है? पहाड़ियों से। और इसका मुहाना कहां पर है? इटावा के निकट। इटावा कहां पर है? यूपी। इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है, यमुना में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चंबल नदी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान का वह समुदाय जो आदिकाल से पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा धार्मिक भावना से करता आ रहा है, ऐसा पूछा गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा समुदाय पारिस्थितिकी या वृक्षों की रक्षा करता है? ऑप्शन है राजपूत, ऑप्शन बी बावरिया, ऑप्शन सी विश्नोई और ऑप्शन डी भील। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्नोई। और दोस्तों विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? गुरु जम्बेश्वर भगवान, जम्बेश्वर जी महाराज। और विक्रम संवत 1542 में विश्नोई पंथ की स्थापना की थी। और दोस्तों वृक्षों के लिए 1730 ईस्वी में विश्नोई समाज ने खेजड़ली बलिदान भी दिया था। तो दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 1730 खेजड़ली बलिदान। और समाज कौन सा? विश्नोई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विश्नोई समाज। 11वां प्रश्न, कितने डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर कहा जाता है? ऑप्शन ए 190 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 140 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 0 डिग्री देशांतर और ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। अपने को पूछा गया है कि प्रधान यामोत्तर। दोस्तों 2 लाइन होती है, एक तो होती है अपने तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और एक होती है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इससे जो तिथि या दिनांक का निदान होता है और इससे समय का निदान होता है। ये 2 अलग अलग रेखा है। तो अपने को यहां पर पूछा गया है प्रधान यामोत्तर किसे कहा जाता है? समय रेखा को। तो अपने को समय रेखा के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका देशांतर क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर। तो जिन्होंने भी अपने 0 डिग्री ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री, जो कि हमने पहले प्रश्न में ही पढ़ा था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये अपने गुजरती कहां से है? ग्रीनविच। और ग्रीनविच कहां है? इंग्लैंड में। और वो कहां से गुजरती थी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा? अपने प्रशांत महासागर से। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये कहां से गुजरती है? ग्रीनविच से। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न, आबू पर्वत खंड निर्मित है? ऑप्शन है संगमरमर से, ऑप्शन बी लोहा व तांबा से, ऑप्शन सी ग्रेनाइट से और ऑप्शन डी सिलिका से।
तो दोस्तों आबू पर्वत खंड किससे निर्मित है? ऑप्शन सी ग्रेनाइट से। और यह है कहां पर? सिरोही में। और किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन वो भी कहां पर है? माउंट आबू। अगर अपने को पूछ ले एकमात्र हिल स्टेशन, कौन है? माउंट आबू। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ऊसर भूमि कहलाती है? ऑप्शन ए भूरी मिट्टी, ऑप्शन बी काली व लाल मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली व पीली मिट्टी, और ऑप्शन डी खारी व लवणी मिट्टी। दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचे हैं, देखते हैं किन किन का इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है, खारी व लवणी मिट्टी। और दोस्तों ऊसर मिट्टी में क्या होती है? खारी या लवणी क्यों होती है? क्योंकि इसमें लवणों की मात्रा अधिक होती है। और लवणों की मात्रा अधिक होने के कारण ये किस प्रकार की भूमि होती है? बंजर। यानी कि इस पर खेती बहुत कम की जा सकती है, बंजर भूमि। तो दोस्तों अपने ऊसर भूमि को कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे रेह या खारी, लवण होने के कारण खारी भी कहा जाता है, या कल्लर, या खारी, या नमकीन, नमकीन मिट्टी भी कहा जाता है। ये किसके नाम है? सभी ऊसर भूमि के। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन डी, जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न, बेड़च नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए कमनौर की पहाड़ियां, ऑप्शन बी गोगुंदा की पहाड़ियां, ऑप्शन सी नाग पहाड़ियां, और ऑप्शन डी उत्तरी मेवाड़ की पहाड़ियां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, जिन्होंने भी ऑप्शन बी सोचा है या दिमाग में जिनके भी बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। बेड़च नदी कहां से निकलती है? ये अपने गोगुंदा की पहाड़ियों से। दोस्तों कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि गोगुंदा या खमनौर में, तो इसको दोस्तों एक फैक्ट से याद कर सकते हैं। इसका उद्गम स्थल बेग, बेग यानी बे यानी बेड़च नदी, और गे यानी गोगुंदा। तो ये थोड़ा सा अपने ट्रिक याद कर लेना, बेग। और अपने बनास नदी कहां से निकलती है? खमनौर से। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और अपने गोगुंदा की पहाड़ी कहां पर स्थित है? उदयपुर में, उदयपुर में। और ये अपने बनास नदी है उसकी सहायक नदी है बेड़स नदी, बनास की सहायक नदी। और अपने कुल लंबाई 157 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जिसने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। 15वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस योजना में जोधपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। टोंक जिला राज्य के किस संभाग में स्थित है? दोस्तों अपने को नवीनतम 41 जिलों के अनुसार बताना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। और कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे तो वो नवीनतम 41 जिलों के अनुसार देखेंगे। ऑप्शन है जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, और डी अजमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी अजमेर। टोंक जिला कहां पर आता है? अजमेर में। और अजमेर में कितने जिले आते हैं? कुल 6 जिले। कितने? 6 जिले। कौन कौन से? देखो एक तो हो गया अजमेर खुद, फिर अजमेर से नया बना ब्यावर, फिर हो गया टोंक,
नागौर, और नागौर से नया बना डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, और एक हो गया भीलवाड़ा। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने जिले हो गए अजमेर में? 6 जिले। और अगर अगर अपने को पूछ ले 41 जिलों के अनुसार सर्वाधिक जिले किस संभाग में है, तो सर्वाधिक जिले किस संभाग में है? सर्वाधिक जिले 8 जिले हैं, और कौन से संभाग में है? जोधपुर संभाग में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा संभाग जोधपुर। ये भी थोड़ा सा फैक्ट्स ध्यान रखना, ये नवीनतम 41 जिलों के अनुसार है। 70वां प्रश्न, मध्यजीवी महाकल्प के प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में इकट्ठे थे। उस विशाल भूखंड का नाम क्या था? ऑप्शन ए पेंथालासा, ऑप्शन बी पेंजिया, ऑप्शन सी अंगारा लैंड, और ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि मध्यजीवी महाकल्प में सभी महाद्वीप एक ही महाद्वीप के रूप में थे, तो उसका नाम क्या था? तो दोस्तों जिसका भी उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों मध्यजीवी महाकल्प में संपूर्ण पृथ्वी एक भाग के रूप में थी। तो दोस्तों इसके मध्य में एक था क्या? एक ही महाद्वीप था, और चारों ओर इसके महासागर थे। तो जो मध्य में अपने महाद्वीप था उस समय इसका नाम दिया गया पेंजिया, और जो आसपास में महासागर था चारों ओर, उसे क्या नाम दिया गया था? पेंथालासा। तो अपने को महाद्वीप का नाम पूछा गया था, तो महाद्वीप का नाम क्या था? पेंजिया। और ये किस समय था? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, मध्यजीवी महाकल्प के समय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 18वां प्रश्न, जल द्वारा होने वाली चादरी अपर्दन किन जिलों में अधिक होता है? ऑप्शन ए कोटा बूंदी, ऑप्शन बी सिरोही राजसमंद, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ श्री गंगानगर, और ऑप्शन डी अजमेर और जयपुर। दोस्तों चादरी अपर्दन किसे कहते हैं? जैसे ये पर्वत हो गया कोई, तो जब बारिश होती है तो पानी की इसके ऊपर चादर के रूप में पानी चलता है। क्या करता है? चादर के रूप में पानी चलता है। तो साथ में उपजाऊ मिट्टी को भी बहाता है। उसे क्या कहा जाता है? चादरी अपर्दन। क्या कहा जाता है? चादरी अपर्दन। तो दोस्तों ये पर्वतीय क्षेत्र में होता है, और इनमें से पर्वतीय क्षेत्र वाले कौन कौन से जिले हैं? अपने को पता ही है कि सिरोही और राजसमंद में से अरावली पर्वतमाला निकलती है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। चादरी अपर्दन वाले जिले कौन से हैं? सिरोही और राजसमंद। और अगर अपने को पूछे राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक चादरी अपर्दन होता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, राजस्थान के दक्षिणी भाग वाले, दक्षिणी भाग वाले जिले में चादरी अपर्दन होता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिरोही और राजसमंद। 19वां प्रश्न, मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए कांतली, ऑप्शन बी गग्गर, ऑप्शन सी काकनी, और ऑप्शन डी लूणी। तो दोस्तों जिन्होंने भी इसका उत्तर सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। किस नदी पर किया गया है? काकनी नदी। और काकनी नदी राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? जैसलमेर। और ये किस प्रकार की नदी है? सिर्फ वर्षा ऋतु में बहती है। तो किस प्रकार की नदी है? मौसमी नदी, मौसमी नदी। और इस नदी पर किस झील का निर्माण होता है? बुद्ध झील का। और दोस्तों इसका काकनी नदी का एक उपनाम भी है या अन्य नाम भी है, इसे क्या कहा जाता है? मसूरी नदी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका जिसने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। खस से इत्र व शरबत बनता है, यह है ऑप्शन एक झाड़ी, ऑप्शन बी एक घास, ऑप्शन सी एक बड़ा वृक्ष होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपने को पूछा गया है कि जो खस होती है
तो किस प्रकार की वनस्पति है? तो दोस्तों ये एक घास है। कस क्या है? एक घास है और ये सुगंधित सुगंधित होती है। किस प्रकार? सुगंधित घास है जिसका प्रयोग इत्र या शरबत बनाने में किया जाता है। और ये राजस्थान में मुख्यतः पूर्व जिलों में होते हैं। पूर्व जिले मुख्यतः कौन से हैं? भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन जिलों में होती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 21वां प्रश्न। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी झालावाड़। दोस्तों सभी अपना उत्तर सोचें, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। काठ का रेन बसेरा कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। और ये कब बनाया गया था काठ का रेन बसेरा? 1937 में। कब? 1937 में। और ये किसने बनाया था? झालावाड़ के राज परिवार ने। किसने? राज परिवार ने। कहां पर स्थित? झालावाड़। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का कौन सा भाग है? ऑप्शन है पूर्वोत्तर, ऑप्शन बी पश्चिमोत्तर, ऑप्शन सी दक्षिणतम और ऑप्शन डी उत्तरतम। दोस्तों अभी हमने देखा था अपने, ये हो गया अपने पृथ्वी, और पृथ्वी के मध्य एक महाद्वीप था। कौन सा? पेंजिया। और इसके चारों ओर क्या था? पेंतालासा नामक महान समुद्र था। क्या था? पेंथालासा नामक महान समुद्र। दोस्तों समय के साथ ये बीच में से टूटने लग गया था। कौन? पेंजिया। एक तो भाग हो गया उत्तरी भाग और एक हो गया दक्षिणी भाग। बीच में से टूटने लग गया था। और बीच में क्या है कि धीरे धीरे ये जल है जो इसके बीच में आने लग गया था समय के साथ। यहां पर भी एक महासागर बनने लग गया था। तो दोस्तों उत्तरी भाग को तो क्या कहा जाता था? अपने अंगारा लैंड। और जो दक्षिणतम भाग था इसे क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। और जो मध्य में जो समुद्र बन रहा था, एक नया समुद्र बनने लगा था, उसको क्या कहा गया था? टेथिस सागर। और अपने को पूछा गया है गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि कौन सा हिस्सा थी? दक्षिण वाला। तो इसमें कौन से ऑप्शन में आ रहा है? दक्षिण। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। कौन सा भाग है? दक्षिणतम। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन है आलू, बी गाजर, सी गंवार और डी मटर। दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये प्रश्न, इसको इंपोर्टेंट भी लगा ले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी मटर। और दोस्तों मटर क्या है कि मृदा में नाइट्रोजन का स्थायीकरण करती है। नाइट्रोजन का स्थायीकरण या कहीं पर स्त्रीकरण भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये मृदा में नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को स्थिर कर देती है, जिससे क्या है कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मटर। 24वां प्रश्न। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन ए पार्वती, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी घग्गर और ऑप्शन डी साबी। यानी कि अपनी विनाश लीला या अपने बाढ़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी कौन सी नदी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी साबी नदी। दोस्तों सिक्कर से एक नदी निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? साबी नदी। और दोस्तों साबी नदी पहले वर्षा ऋतु में अपने क्षेत्र में बाढ़ लाती थी, तो इसलिए अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। परंतु वर्तमान में ये ज्यादा कोई इतनी अपना भाव से तो नहीं बनाती है, लगभग सूखी रहती है। तो इसलिए यहां पर थी लगाया गया, नहीं पहले के समय में ये होता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
25वां प्रश्न, अरावली वनीकरण योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? यानी कि अरावली में वन लगाने का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है मरुस्थल प्रसार नियंत्रण, ऑप्शन बी पारिस्थितिक संतुलन को पुनः कायम करना, ऑप्शन सी मृदा कटाव पर नियंत्रित करना, ऑप्शन सी जलीय संतुलन कायम करना। तो दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी पारिस्थितिकी संतुलन को पुनः कायम करना। दोस्तों पर अपने क्या कि अरावली में खनिज की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, तो अपने वहां पर खनिज निकालने या वृक्षों के कटाव के कारण वहां पर क्या है कि पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ा गया है, तो वापस वहां पर वन लगा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र को कायम करने के लिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पारिस्थितिकी संतुलन पुनः कायम करना। तो दोस्तों आज के 25 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 25 में से आपके लगभग कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और राजस्थान के इसी तरह के प्रश्नोत्तर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।